हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू द रिवॉल्यूशन। यूपीएससी और यूबीपीसीएस जैसे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज को कवर कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने क्लास 9th, 10th और 11th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। वर्तमान में हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है नेशनल इनकम और जीडीपी से। आप सभी जानते हैं कि जो नेशनल इनकम और जीडीपी का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसको समझने में थोड़ी सी समस्याएं हम सभी लोगों को आती हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारे डिफिकल्ट टर्म्स आते हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। और मेरा काम है आपको बिल्कुल आसान भाषा में चीज़ें डिलीवर करना। तो मैं ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि नेशनल इनकम और जीडीपी से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट, बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट, इस वीडियो को देखने के बाद में सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पर जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म पर इस टॉपिक को पहले देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यानी आज का जो टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इसको किसी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म से पहले देख के आइएगा। उसके बाद में ये वाला वीडियो देखेगा, आपको फर्क पता चल जाएगा किस तरीके से मैं चीजें यहाँ से आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और नेशनल इनकम और जीडीपी के कॉन्सेप्ट्स पर बड़े विस्तार से आज हम बात करेंगे। तो बिल्कुल इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ताकि एक एक चीज आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स होती चली जाए। देखिए, कोई भी देश जो होता है उसके आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए या किसी देश के धनी होने के लिए किसकी जरूरत होती है? नो डाउट हम पहले ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है, संसाधनों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि किसी देश में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, तो संसाधनों के होने मात्र से ही वह देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएगा या वो देश धनी हो जाएगा? ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। देखिए, संसाधनों के होने से कोई भी देश आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं बनता है। कोई भी देश आर्थिक रूप से समृद्ध तब बनता है जब उन उपलब्ध संसाधनों का हम अच्छी तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। उनसे चीजों का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। तो किसी भी देश के आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए, उस देश के धनी होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो जरूरी है, वो है फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का प्रवाह। ये उत्पादन का प्रवाह क्या होता है? अनेक छोटे छोटे उद्यम होते हैं, छोटी बड़ी कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, वो अलग अलग चीज़ों का क्या करती हैं? प्रोडक्शन करती हैं, अलग अलग चीज़ों का उत्पादन करती हैं। और इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से ही पैदा होता है फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, समझ रहे हैं? उत्पादन के प्रवाह का मतलब क्या है कि अनेक छोटे बड़े उद्यमों के द्वारा, अनेक छोटी बड़ी फैक्ट्रियों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का क्या करना? उत्पादन करना। ये जो कंपनियां होती हैं या जो बड़े उद्यम होते हैं, छोटे छोटे उद्यम होते हैं, बड़े बड़े उद्यम होते हैं, ये जो प्रोडक्शन करते हैं किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, वस्तुओं और सेवाओं का। ये किसके लिए करते हैं? कंज्यूमर्स के लिए करते हैं। और कंज्यूमर कौन होते हैं? आप हैं, हम हैं, ये सारे क्या हैं? हम कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम किसी न किसी चीज का क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं, किसी न किसी चीज को अपने दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या कंज्यूमर सिर्फ व्यक्ति हो सकता है? क्या कंज्यूमर सिर्फ व्यक्ति हो सकता है? नहीं। कंज्यूमर या उपभोक्ता व्यक्ति भी हो सकता है, कंज्यूमर या उपभोक्ता उद्यम भी हो सकता है। जैसे मान करके चलिए, आप बाजार से, दुकान से कोई चीज खरीद करके लाते हैं, अपने ऐसे साबुन खरीद करके ला रहे हैं आप नहाने के लिए, तो आपने साबुन को कंज्यूम किया, तो साबुन का उपभोग करने वाले व्यक्ति हो गए आप। अब मान करके चलिए कि कोई उद्यम है या कोई कंपनी है, वो साबुन बनाने के लिए उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत है, बहुत सारे कच्चे माल की आवश्यकता है। तो जो कच्चा माल उस साबुन कंपनी को दिया जा रहा है, किसके लिए? साबुन बनाने के लिए। तो वो उद्यम जो है, जो कंपनी है, वो साबुन के लिए जो कच्चा माल उपयोग कर रही है, तो वो क्या कर रही है? उसका उपभोग कर रही है। तो वो भी एक प्रकार से क्या है? कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर या उपभोक्ता एक व्यक्ति भी हो सकता है, कंज्यूमर या उपभोक्ता एक उद्यम भी हो सकता है, कोई फैक्ट्री भी हो सकती है। उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं या सेवाएं अंतिम रूप से या अग्रिम उत्पादन के लिए प्रयुक्त हो सकती हैं। एक चीज पर गौर करते चलिएगा, जो जो चीजें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ठीक है, जिन जिन चीजों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उनके मतलब आप समझते चलिएगा। मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं कि उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं या सेवाएं अंतिम रूप से प्रयुक्त हो सकती हैं, इसके अलावा अग्रिम उत्पादन के लिए भी प्रयुक्त हो सकती हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं अंतिम वस्तु की। जनरली हम देखते हैं कि जो भी कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, वो अंतिम रूप से जो वस्तु बन करके आती है उसका उपभोग करते हैं। जैसे साबुन बन करके आ रहा है, मार्केट में साबुन उपलब्ध है, और साबुन को मैंने एग्जांपल जो साबुन का दिया था आपको, आप बाजार से साबुन लेकर के आए, तो साबुन जो है फाइनल प्रोडक्ट है। यानी आपको साबुन लाना है मार्केट से और सीधा उसको अपनी बॉडी पर लगाना है, नहाना है,
ऐसा नहीं है कि साबुन आप उसको लेके आएंगे, उसमें कुछ और आपको करना पड़ेगा, कुछ और उसमें आपको डालना पड़ेगा, तब आप उसको यूज़ कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो फाइनल रूप से बनी हुई वस्तु है जो मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको लेकर के आ रहे हैं और अंतिम रूप से यूज़ कर रहे हैं। अब उपभोक्ता कुछ ऐसी चीज़ों को भी क्रय करता है जिनका फाइनली उपयोग वह नहीं करता है, मतलब अंतिम वस्तु के रूप में उनका उपयोग नहीं करता है, बल्कि अग्रिम उत्पादन के लिए वे चीज़ें यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण लिया जाता है कि जैसे मान करके चलिए कोई उद्यम है और एक है आपका किसान। किसान अपने खेत में कपास उगा रहा है, ठीक है। कपास से जो रुई पैदा हो रही है, उस रुई से क्या बनाया जा रहा है, धागा बनाया जा रहा है, और उस धागे से क्या बनाया जा रहा है, कपड़ा बनाया जा रहा है, और कपड़े से विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैंट शर्ट, ठीक है, साड़ियाँ वगैरह जो अलग अलग चीज़ें हैं वो बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पर समझिएगा अग्रिम रूप से उत्पादन के लिए, जैसे यहाँ पर हो गया आपका फार्मर किसान, किसान ने कपास उगाया और ये कपास उसने किसको बेचा, किसी धागा बनाने वाली कंपनी को, किसी धागा बनाने वाली कंपनी को। तो यहाँ से किसान ने वो चीज़ें धागा बनाने वाली कंपनी को बेची, तो इसने जो चीज़ यहाँ पर खरीदी है, जो कपास खरीदा है, जो कपास खरीदा है, ये इसके लिए फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इस रुई का उपयोग कहाँ पे किया जा रहा है, इस रुई का उपयोग किया जा रहा है फाइनली प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो आप पैंट पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, या जो भी चीज़ें आप वस्त्रों के रूप में उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उनके लिए इस धागे का उपयोग किया जाएगा। तो जो कपास इस कंपनी के द्वारा खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पर वो कपड़े नहीं बना रही है, वो क्या बना रही है, धागा बना रही है। और इसके बाद में धागा बनाने का काम इसका खत्म हो गया, तो इसने ये दूसरी फैक्ट्री को दे दिया। ये दूसरी फैक्ट्री क्या कर रही है, इस धागे से कपड़ा तैयार कर रही है। कपड़ा तैयार करने का मतलब ये नहीं है पैंट शर्ट तैयार करिए, केवल जो सिंपल कपड़ा, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, शर्ट का कपड़ा लेके आते हैं, पैंट का कपड़ा लेके आती हैं, वो वाला कपड़ा यहाँ पे तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ये भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं हुआ हमारा, ठीक है, अंतिम रूप से प्रयुक्त नहीं हुआ। इस कपड़े का हमने आगे के लिए ट्रांसफर कर दिया किसी अन्य फैक्ट्री के लिए, तो ये अग्रिम उत्पादन के लिए यूज किया गया, यानी इसका और भी आगे उत्पादन होना है, इससे और भी चीज़ों का निर्माण होना है। तो इस कपड़े का निर्माण फिर क्या किया गया, पैंट बनाने में, शर्ट बनाने में, ठीक है, शॉल बनाने में, मतलब कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो भी उपभोक्ता होता है वो चीज़ें खरीदता है या वस्तुएं खरीदता है, तो या तो उसका अंतिम रूप से उपयोग करता है या उसे अग्रिम उत्पादन के लिए यूज करता है। तो ये दोनों चीज़ों में फर्क आपको समझ में आ गया होगा कि अंतिम वस्तु क्या होती है, इसके अलावा अग्रिम उत्पादन के लिए वस्तुओं को किस तरीके से आगे उनका प्रवाह किया जाता है। अब इसको और थोड़ा विस्तार से समझते हैं, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा क्योंकि मैं टाइम लूंगा इस चैप्टर में। ये चैप्टर थोड़ा सा 1 घंटे से बड़ी वीडियो नो डाउट होने वाली है, क्योंकि जब चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, आज भी आधी अधूरी जानकारी अगर आप लेकर के जाएंगे तो फिर आगे जाके आपको दिक्कत आएगी। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। इसी वजह से कल मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं इसको और अच्छी तरीके से आपको समझाने के ऊपर विचार कर रहा था। सॉरी। अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, जिनका अंतिम उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने आपको साबुन वाला एग्जांपल दिया था, वो अंतिम वस्तु है, ठीक है। और अंतिम वस्तु इसलिए है क्योंकि इसको पुनः उत्पादन प्रक्रम के किसी भी चरण से गुजरना नहीं पड़ता, क्योंकि डायरेक्टली आप मार्केट से साबुन खरीद करके ला रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। उसमें प्रोडक्शन का कोई भी जो लेवल है, प्रोडक्शन का कोई भी प्रक्रम है, दोबारा से उसमें नहीं किया जा रहा है। आप मार्केट से सीधे लेकर के आए और आपने यूज कर लिया, आपने उसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। तो वो क्या है, अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के द्वारा यूज की जाती है और इसको दोबारा से उत्पादन के प्रक्रम के किसी भी चरण से गुजरना नहीं पड़ता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अंतिम वस्तु के बारे में यह है कि जब एक बार इसको खरीद लिया जाता है, मतलब दुकानदार एक बार इसको जब बेच देता है, तो ये सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाती है, मतलब फिर इकोनॉमी में इसकी काउंटिंग नहीं होती है, एक ही बार इसकी काउंटिंग होगी। यानी आप मार्केट से साबुन खरीद करके लाए, ठीक है, आपने कुछ उसके लिए पे किया, दुकानदार ने उस पैसे को लिया, तो वो इकोनॉमी में काउंट हो गया। लेकिन एक बार बेचे जाने के बाद में उसका अब हमारी इकोनॉमी में कोई भी रोल नहीं रहा, वो सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर हो गई। वस्तु अपनी प्रकृति के कारण अंतिम वस्तु नहीं बनती है, बल्कि उपयोग की आर्थिक प्रकृति के कारण जो है अंतिम वस्तु बनती है। मतलब वस्तु का नेचर पर्सनली कैसा है, वह उसको फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाता। उसका उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है, या तो उसका डायरेक्टली उपयोग हम कर रहे हैं तो वो फाइनल वस्तु बन सकती है, फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है, अंतिम वस्तु बन सकती है। तो यहाँ पर अंतिम वस्तु के लिए जो जरूरी चीज है वो क्या है, उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, उसके उपयोग की आर्थिक प्रकृति कैसी है। अंतिम वस्तुओं को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। इसमें पहली आती हैं आपकी उपभोग वस्तुएं और दूसरी आती हैं पूंजीगत वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं क्या होती हैं, जिनको खरीदने के बाद में सीधे उपयोग में ले लिया जाता है। जैसे हमारे खाने पीने का सामान हो सकता है, हमारे पहनने का जो वस्त्र वगैरह, कपड़े वगैरह, ये हो सकते हैं, कुछ मनोरंजन सेवाएं होती हैं। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं,
ये जो है सीधे खरीदने के बाद में सीधे हम इनको अपने उपभोग में नहीं लेते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है, इनका सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो क्या है कि ये अन्य वस्तुओं के उत्पादन प्रक्रम में प्रयुक्त की जाती हैं। मतलब पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं इनका यूज हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ों को बनाने में, दूसरी चीज़ों के निर्माण में। इसमें मुख्य रूप से आपके औजार आ जाते हैं, उपकरण आ जाते हैं, मशीनें वगैरह, ये चीज़ें होती हैं डायरेक्टली किसके लिए यूज की जाती हैं, ये दूसरी चीज़ों के निर्माण के लिए यूज की जाती हैं। इनकी प्रकृति जो होती है वो टिकाऊ होती है, मतलब ये एक दिन में खराब नहीं होती हैं, ये वर्षों तक जो है काम करती रहती हैं। और जैसे जैसे इनका उपयोग होता है तो उपयोग होने पर इनमें कुछ टूट फूट या इनके पुर्जों में घिसावट भी होती रहती है। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी पूंजीगत वस्तुएं। इसके अलावा एक वस्तुओं की कैटेगरी और है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं जो होती हैं लगभग इनका जो एक नेचर होता है ना, तो पूंजीगत वस्तु जैसा इनका नेचर होता है, पूंजीगत वस्तु जैसी इनकी विशेषता होती है, लेकिन इनको हम कंप्लीटली पूंजीगत वस्तु नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, जैसे आपका टेलीविजन हो गया, टीवी, ऑटोमोबाइल, पर्सनल कंप्यूटर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक दिन में ख़राब नहीं होती, इनको भी हम लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं। इनकी भी प्रकृति कैसी होती है, टिकाऊ होती है, और प्रयोग करते समय इनमें भी खराबी होती है, टूट फूट होती है, इनके भी पुर्जों में घिसावट होती है। ठीक है, तो ये टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं हैं, लेकिन इनको हम पूंजीगत वस्तु नहीं कह सकते, ये ध्यान रखिएगा। मध्यवर्ती वस्तु, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझिएगा। आगे जब हम जीडीपी के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे तो मध्यवर्ती वस्तु का उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा, उसको समझने के लिए तो मध्यवर्ती वस्तुओं को समझिएगा। प्रायः अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल या आगत के रूप में इनको यूज किया जाता है, लेकिन मध्यवर्ती वस्तुओं को अंतिम वस्तु नहीं कहा जा सकता। जैसे एक तरफ किसान था, मैंने एग्जाम्पल दिया था, फार्मर था, दूसरी तरफ एक ऐसी फैक्ट्री थी जो पैंट और शर्ट का निर्माण कर रही थी। ठीक है, पैंट और शर्ट का निर्माण कर रही थी। इधर फार्मर ने क्या दिया, किसान के पास से क्या गया था, कपास गया था, और यहाँ से क्या निकला था, यहाँ से पैंट निकला, शर्ट निकला, और भी जो अलग अलग तरह के कपड़े वो निकले। अब जो मध्यवर्ती वस्तुएं थी वो क्या थी, मध्यवर्ती वस्तु थी आपका धागा बना था कपास से। ठीक है, धागे के अलावा कपड़ा बना था आपका। ठीक है, धागा और कपड़ा ये दोनों क्या थी, मध्यवर्ती वस्तुएं थी। किस प्रक्रम के बीच में मध्यवर्ती वस्तुएं थी, कपास और आपके फाइनल प्रोडक्ट के बनने के बीच में जिन दो चीज़ों का यूज किया गया था, धागा और कपड़ा, इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कह सकते हैं। लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ से निकला हुआ जो आपका पैंट है, शर्ट है, जीन्स है, टी शर्ट है, ये जो है फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल या आगत के रूप में यूज होती हैं, इनको अंतिम वस्तु नहीं कहा जा सकता है। जैसे इस्पात की चादर, आपको पता है इस्पात की चादर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तांबा जो है अलग अलग प्रकार की अन्य अन्य चीज़ों में बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ से ये वस्तुओं का जो क्लासिफिकेशन है आपकी समझ में आ गया होगा। अब बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे इसमें, जिनको मैं बहुत कम शब्दों में आपके लिए यहाँ से क्लैरिफाई करता चलूंगा। अब एक टर्म आता है आपका स्टॉक और प्रवाह, स्टॉक एंड फ्लो, इसको आप समझिएगा। मैंने बीच बीच में जहाँ पर मुझे लगा है तो अंग्रेजी में लिख गया है, हिंदी में लिख गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरली मैं हिंदी मीडियम के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी, अंग्रेजी से भी दिक्कत नहीं होगी, इतनी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश नहीं है। स्टॉक मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल मीजर्ड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो हाईलाइट किया है ना, इसी को आप समझ लेंगे, स्टॉक आपकी समझ में आ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल मीजर्ड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहां पर क्या कह रहा है कि मीजर्ड मतलब मापन किया जा रहा है एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि 1 जनवरी 2024 को आपके खाते में 50,000 रुपए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझिएगा, मैं आपसे बोलूं कि 1 जनवरी 2024 को आपके अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, तो इस रुपए का, इस स्टॉक का मापन मैंने क्या किया, टाइम के एक पार्टिकुलर पॉइंट पर। टाइम का पार्टिकुलर पॉइंट क्या है, 1 जनवरी 2024। मैं 2 जनवरी की बात नहीं कर रहा और ना ही मैं 31 दिसंबर की बात कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है 2 जनवरी को आपके अकाउंट में 50,000 से कम राशि हो सकता है 31 दिसंबर 2023 को आपके अकाउंट में 50,000 से बहुत ज़्यादा अधिक राशि हो। ठीक है, क्योंकि पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा रहा है किसी क्वांटिटी का, जो कि कोई इकोनॉमिक वेरिएबल हो सकता है, तो वो क्या है, स्टॉक है। ये एक प्रकार का स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, स्थिर कॉन्सेप्ट है, जैसे धन। ठीक है, वाटर इन टैंक, कैपिटल यानी पूंजी जो होती है आपकी, इन्वेंट्री यानी जो भंडार होता है, ये सभी स्टॉक में आते हैं, क्योंकि इनका मापन हम समय के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर करते हैं। अब फ्लो के ऊपर जब हम बात करेंगे, प्रवाह के ऊपर जब हम बात करेंगे, तो स्टॉक अपने आप आपके दिमाग में घुस जाएगा। क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, दोनों में फर्क यही है, इसका मापन स्टॉक का किया जाता है पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, और फ्लो का मापन किया जाता है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम।
जैसे आपकी जो इनकम होती है, मान करके चलिए आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कहीं पर आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में जब आपकी आय का निर्धारण किया जाता है तो क्या वो एक दिन में किया जाता है, या आपके महीने की आय देखी जाती है, या अपने वर्ष की आय देखी जाती है, या फिर आपकी जैसे आप इनकम टैक्स जमा करते होंगे तो आपका जो आय का निर्धारण किया जाता होगा तो वो एक फाइनेंशियल ईयर के आधार पर किया जाता होगा, एक वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता होगा, किसी एक दिन के आधार पर आपकी आय का निर्धारण नहीं किया जाता होगा। तो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, एक गतिक कॉन्सेप्ट है जो लगातार चलता रहता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया था कि स्टॉक क्या है, कि अगर कोई टंकी है, टैंक है, उसमें पानी मान करके चलिए दिन के 12 बजे उसमें 500 लीटर पानी है, तो वो स्टॉक है। लेकिन वही पानी जब किसी धारा में बह रहा है, वही पानी अगर फ्लो कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रवाह बोलेंगे। तो वाटर इन ए स्ट्रीम, किसी धारा में जल जब गति कर रहा है तो उसको फ्लो कह देंगे, और किसी टैंक में पानी रखा हुआ है तो उसको स्टॉक कह देंगे। समझ में आ रही ना चीजें। क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल मेजर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी टाइम यानी किसी समयावधि के दौरान जब हम किसी आर्थिक वेरिएबल को मापते हैं, किसी आर्थिक वेरिएबल का मापन करते हैं तो उसको फ्लो कहते हैं। इसमें आपकी इनकम आ जाती है, ठीक है, इसमें आपका जलधारा आ जाती है, इसमें चेंज इन कैपिटल, पूंजी में परिवर्तन। यहां पर केवल क्या था, देखिए पूंजी, इसी वजह से एग्जांपल सेम रखे हैं। यहां पर वेल्थ, धन की बात हो रही है, यहां पर इनकम की बात हो रही है। धन किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना भी हो सकता है, और इनकम जो होती है उसका मापन पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं किया जाएगा, उसका मापन किसी समयावधि के दौरान किया जाएगा। मान करके चलिए जनवरी माह में आपका वेतन आपको इतना मिला, फरवरी में हो सकता है कम मिले, पूरे वर्ष में एक अलग इनकम हो जाएगी आपकी, है ना। तो ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो कि चलता रहता है, गतिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम केवल कैपिटल की बात कर रहे थे, पूंजी की बात कर रहे थे, और यहाँ पर हम कह रहे थे पूंजी में परिवर्तन। मान करके चलिए किसी विशेष दिन किसी भी कंपनी के पास, किसी भी फर्म के पास कोई एक निश्चित पूंजी हो सकती है। मान करके चलिए कोई कंपनी है, उस कंपनी के पास में मान करके चलिए आज हमारा 19 जो है आपकी जुलाई है, और 19 जुलाई के दिन उस कंपनी के पास में 500 करोड़ डॉलर हैं। और अगर पूछा जाए कि पूरी समयावधि के दौरान उस पूंजी में कई सारे परिवर्तन होंगे, कई सारे चेंजेस उसमें होंगे, तो जो कैपिटल में चेंज होगा, पूंजी में परिवर्तन होगा, तो वो फ्लो के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही भंडार कुछ चीज़ों का हो सकता है, वो स्टॉक है। भंडार मतलब जैसे कोई कंपनी मोटरसाइकिल बनाती है, कोई कंपनी कार बनाती है, तो कार बना रही है तो मान करके चलिए किसी विशेष दिन उस कंपनी में या उस शोरूम में 500 कारें हैं जो कि मौजूद हैं, ये उसका भंडार हो गया। लेकिन अगर पूरे वर्ष के दौरान देखेंगे तो उस भंडार में परिवर्तन हो सकता है, उस इन्वेंट्री में चेंजेस हो सकते हैं। तो ये क्या है, चीज़ों का फ्लो है। तो स्टॉक और फ्लो को आप यहाँ से इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इसके बाद में आता है आपका सकल निवेश और निवल निवेश। निवल निवेश को शुद्ध निवेश भी कहते हैं। तो ये छोटे छोटे टर्म हैं, क्योंकि आगे जब हम लास्ट में बात करेंगे, सीधी नेशनल इनकम की, जीडीपी की बात हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि उस तक पहुंचने से पहले आपको कुछ छोटे छोटे टर्म्स के बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, तभी आप जीडीपी को और नेशनल इनकम को बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। तो सकल निवेश और निवल निवेश के बारे में बात करते हैं। सकल निवेश को हम बोलेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और निवल निवेश को हम बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट या शुद्ध निवेश। ठीक है, तो सकल निवेश क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, कोई भी फर्म है, फर्म मतलब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, कोई ऐसी इकाई जो वस्तुओं और सेवाओं का क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है। तो कोई भी पूंजीगत सामान, अब देखिए पूंजीगत सामान या पूंजीगत वस्तु क्या है, अब ये आप पहले पढ़ के आए हैं, पूंजीगत वस्तु के बारे में मैंने बता दिया ना। तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि पूंजीगत वस्तु की बात हो रही है या पूंजीगत सामान की बात हो रही है, तो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इसी वजह से पहले मैंने उसी क्रम के आधार पर चीज़ों को रखा है, ताकि आगे कोई टर्म आए तो आपको ऐसा लगे कि ये टर्म हम पहले पढ़ के आ रहे हैं। पूंजीगत सामान खरीदने या मूल्यह्रास की गणना किए बिना एक समयावधि में पूंजीगत स्टॉक में जोड़ने के लिए किया गया कुल व्यय या जो निवेश होता है वो सकल निवेश कहलाता है। इसको और सरल भाषा में समझेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि पूंजीगत वस्तु, आपको पता है पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। पूंजीगत वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जब कोई फर्म इन्वेस्ट करती है, उनको चीज़ों को खरीदने के लिए जो पूरा खर्चा करती है, तो उसको हम बोलते हैं सकल निवेश। ठीक है, निवल निवेश क्या होता है, अब मान करके चलिए पूंजीगत वस्तुएं खरीद ली किसी कंपनी ने, ठीक है, फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें लाई गई, बहुत सारे उपकरण लाए गए, बहुत सारे औजार लाए गए, ये सारी क्या हैं, पूंजीगत वस्तुएं। अब इनका उपयोग आपको पता है, आप पूंजीगत वस्तु की परिभाषा पढ़ करके चले आ रहे हैं, आपको पता है कि पूंजीगत वस्तु का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, अन्य चीज़ों के उत्पादन में किया जाता है। तो उन पूंजीगत वस्तुओं की सहायता से जब अन्य चीज़ों का उत्पादन किया जाएगा तो मशीनों में घिसावट तो होगी भाई। अब कोई मशीन आप खरीद करके ले आए अपने घर पर और आप उससे किसी चीज़ का उत्पादन करें, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अमर है मशीन, वो कभी टूटेगी नहीं, वो कभी खराब नहीं होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो जब पूंजीगत वस्तुओं के द्वारा अन्य चीज़ों का उत्पादन किया जाएगा, अन्य चीज़ों को प्रोडक्शन किया जाएगा, तो उसमें जो भी पुर्जे होते हैं, उसके जो भी पार्ट्स होते हैं, उनमें घिसावट आएगी, उनमें धीरे धीरे उसकी जो दक्षता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो जो मशीन की दक्षता में घिसावट होती है, मशीन की दक्षता में जो कमी होती है, उसके पुर्जों में जो टूट फूट होती है, उसको बोलते हैं मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन।
इसको आगे और समझेंगे, मूल्यह्रास वाला टॉपिक मैंने अलग से रखा है, आपको उसको अलग से और समझाऊंगा, लेकिन इसको समझिएगा, इसको क्या हम बोलेंगे, मूल्यह्रास। तो सकल निवेश में क्या है कि एक फर्म ने पूंजीगत सामान खरीदने के लिए, औजार खरीदने के लिए, उपकरण खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए जितना इन्वेस्टमेंट किया, जितना खर्चा किया, वो हो गया आपका सकल निवेश, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और जब निवल निवेश या शुद्ध निवेश की बात करेंगे तो शुद्ध निवेश क्या है भाई, शुद्ध निवेश है इसमें हम जो भी पूंजीगत सामान है जो यूज हो रहा है चीज़ों के निर्माण के लिए, चीज़ों के उत्पादन के लिए, उस मशीनों में थोड़ी बहुत खराबी भी होगी, पुर्जों में घिसावट भी होगी, तो उसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। तो शुद्ध निवेश जो हमारा सकल निवेश होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, उस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम उस मूल्यह्रास को घटा देते हैं, तो शुद्ध निवेश जो होता है वो निकल करके सामने आता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मूल्यह्रास के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक विशेष समयावधि में पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि या पूंजीगत सामान खरीदने के लिए किया गया वास्तविक एक्चुअल जो खर्चा होता है उसको हम शुद्ध निवेश या नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, सकल निवेश जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सकल निवेश क्या था, पूंजीगत वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किया गया कुल खर्चा, उस खर्चे में से हम मूल्यह्रास को जब लेस कर देंगे, मूल्यह्रास को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, निवल निवेश आ जाएगा। ठीक है, अभी हम मूल्यह्रास की बात कर रहे थे, डेप्रीशिएशन की बात कर रहे थे। ये डेप्रीशिएशन क्या है, टूट फूट के कारण जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उनके मूल्य में जो कमी होती है उसको हम मूल्यह्रास के रूप में जानते हैं। जैसे मान करके चलिए आज आप एक मशीन लेकर के आए और उस मशीन से आपने 1 साल तक अलग अलग चीजों का उत्पादन किया, तो उत्पादन के इस प्रक्रम के दौरान, उत्पादन के इस प्रोसेस के दौरान मशीन के पुर्जों में कुछ ना कुछ तो कमी हुई होगी, कुछ ना कुछ घिसावट हुई होगी। तो आप ये मान करके चलिए कि जिस दिन आपने वो मशीन खरीदी थी उस दिन उसकी जो कीमत थी, क्या 1 साल बाद उस मशीन की वो कीमत रहेगी? आप आज एक बाइक लेकर के आए, आप एक बाइक लेकर के आते हैं 1 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपए की गाड़ी को आप कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल चलाते हैं, तो क्या आप उस गाड़ी को, उस बाइक को 1 लाख रुपए में बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। नहीं बेच पाएंगे, क्यों नहीं बेच पाएंगे? क्योंकि आपने जब उसको यूज किया, आपके द्वारा जब उसका उपभोग किया गया, तो उस उपभोग के दौरान उस बाइक के कल पुर्जों में या उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनमें थोड़ी बहुत घिसावट हुई, उसकी दक्षता में कमी आई, तो इस वजह से उसके मूल्य में क्या हो गई, कमी हो गई, उसमें डेप्रिशिएशन हो गया। समझ रहे हैं ना इस चीज को? तो चीजों को लगातार, पूंजीगत वस्तुओं को लगातार जब हम यूज करते रहते हैं तो उनके पुर्जों में जो घिसावट होती है उसी को हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। अब आते हैं आय के वर्तुल प्रवाह और राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के ऊपर। वर्तुल प्रवाह जो शब्द है ये क्या है, ये सर्कुलर फ्लो, वर्तुल प्रवाह को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सर्कुलर फ्लो। तो यहां पर आय के सर्कुलर फ्लो की बात हो रही है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात हो रही है। इसके अलावा हम मेथड्स की बात करेंगे, जिन मेथड्स के द्वारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का जब उत्पादन किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का जब प्रोडक्शन किया जाता है, ये वस्तु और सेवाएं क्या होती हैं, ये मैं जब हम 9th क्लास से पढ़ के चले आ रहे हैं चीज़ों को, तो आपको पता होना चाहिए, इतना तो आप समझ होंगे। गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं ये आपको पता है पहले से, मैं ये मान करके चल रहा हूँ। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान जो मुख्य रूप से योगदान दिया जाता है, जिनका हम कह सकते हैं कि जिनकी वजह से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, वो 4 प्रकार के योगदान हो सकते हैं, 4 प्रकार के मौलिक योगदान हो सकते हैं। वो 4 प्रकार के मौलिक योगदान क्या हैं? आपका एक लेबर हो गया, एक आपका कैपिटल हो गया, पूंजी हो गया, एक आपका इंटरप्राइज हो गया, उद्यम जो होते हैं, इसके अलावा आपका लैंड या भूमि हो गया। तो ये 4 प्रकार के मौलिक योगदान है। सबसे पहला आपका मानवीय श्रम। इनको याद कैसे रख सकते हैं? मैंने यहाँ पे लिख दिया LECL, मतलब L फॉर लेबर, C फॉर कैपिटल, E फॉर इंटरप्राइज यानी उद्यम, और L फॉर लैंड यानी भूमि। तो ये 4 प्रकार के मौलिक योगदान है। सबसे पहला मानवीय श्रम, और जब मानवीय श्रम जब लगता है, जैसे भाई चीज़ों का उत्पादन होगा, कोई चीज़ें किसी फैक्ट्री में, किसी निर्माणी में बनाई जा रही हैं, तो उसके लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी ना, मानव के रूप में एक श्रम की जरूरत पड़ेगी। तो मानवीय श्रम जो होता है, इसका पारिश्रमिक किस रूप में दिया जाता है? मजदूरी के रूप में। जो लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहयोग प्रदान करते हैं उनको क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है, मानवीय श्रम के रूप में। जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है तो फैक्ट्री को या किसी फर्म को पैसे की जरूरत होती है, पूंजी की जरूरत होती है, और पूंजी का जो पारिश्रमिक होता है वो ब्याज के रूप में दिया जाता है। मान के चलिए कोई फर्म कहीं से पैसा लेकर के आती है तो उसका ब्याज भी वो जो है अदा करेगी। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी आपकी पूंजी का योगदान। ठीक है, कैपिटल का जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसका पारिश्रमिक होता है ब्याज। तीसरी होती है इंटरप्राइजेज में अलग अलग प्रकार के व्यवसायिक लोग काम करते हैं। ठीक है, तो उनका जो पारिश्रमिक है वो लाभ के रूप में या प्रॉफिट के रूप में दिया जाता है। और चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है
वो स्थिर प्राकृतिक संसाधन जो कि भूमि के रूप में, क्योंकि कोई फर्म या कोई उद्योग जहाँ पे स्थापित किया जाएगा वो भूमि भाई यूज होगी कि नहीं होगी। ऐसे तो नहीं हवा में कोई हम कंपनी स्थापित कर देंगे, हवा में कोई हम फर्म स्थापित कर देंगे, तो भूमि की आवश्यकता होगी। और भूमि का जो पारिश्रमिक होता है वो लगान के रूप में जाता है, जैसे आपका किराया वगैरह भूमि का या लगान के रूप में वो चीज़ें जाती हैं। तो ये 4 प्रकार के मौलिक योगदान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान जो है, जिनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कंट्रीब्यूशन किया जाता है। इस फ्लो चार्ट को समझिएगा। इस अगर फ्लो चार्ट को आप समझ गए तो नेशनल इनकम या जीडीपी के कैलकुलेशन की जो 3 विधियां हैं, व्यय विधि, उत्पाद विधि और आय विधि, इन तीनों को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम को, इस फ्लो चार्ट को आप समझिएगा। बहुत इजी सी चीज़ है। देखिए एक साइड में क्या है, आपकी फर्में हैं। ठीक है, फर्म में यहाँ बार बार क्या कह रहा हूँ, फर्म मतलब एक ऐसी इकाई है जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई भी फैक्ट्री, निर्माणी, कुछ भी हो सकता है। दूसरी साइड में आपके दे रखे हैं फैमिलीज, परिवार। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऊपर वाली लाइन को आप देखिए, ऊपर वाले एरो को देखिए। ये ऊपर वाला एरो परिवार की तरफ से कहां जा रहा है, फर्मों की तरफ जा रहा है, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, व्यय। ठीक है, यानी फर्में जो चीजें बनाती हैं, फर्में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं, उनके उपभोग के लिए परिवारों को क्या करना पड़ता है, व्यय करना पड़ता है। मतलब परिवारों की तरफ से इन चीज़ों के लिए जो पैसा जाता है वो फर्मों को जाता है। भाई फर्में क्या करती हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके फर्म, ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान करके चलिए कोई फैक्ट्री में चॉकलेट बनाई जा रही है और किसी फैक्ट्री में चॉकलेट बनाई जा रही है तो उस चॉकलेट को फैक्ट्री वाले ही खा जाएं सारे, या फैक्ट्री का मालिक ही उस सारी चॉकलेट को खा जाए, अपने घर ले जाए। वो फैक्ट्री में चॉकलेट्स का प्रोडक्शन इसलिए कर रहा है ताकि उसका वो बाहर डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, उसको परिवारों तक पहुंचाया जा सके, उसको पॉपुलेशन तक पहुंचाया जा सके। तो फर्में जब चीज़ों का उत्पादन करती हैं, सेवाओं का उत्पादन करती हैं, तो उसके लिए कंज्यूमर्स की जरूरत होती है। कंज्यूमर्स के लिए ही वो इन चीज़ों का प्रोडक्शन करती हैं। तो कंज्यूमर जो होते हैं, परिवार जो होते हैं, इन चीज़ों का उपभोग करते हैं, इसके लिए वो कुछ खर्च करते हैं, कुछ व्यय करते हैं, वो सीधा फर्म तक जाता है। तो इस आधार पर अगर हम जीडीपी की कैलकुलेशन करेंगे तो इसको बोलेंगे हम व्यय विधि, समझिएगा। ठीक है, ये परिवार के व्यय के आधार पर जो है कैलकुलेशन हो रहा है। अब फर्में, जैसा कि मैंने बताया, फर्में क्या कर रही हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रही हैं। तो फर्म जब किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करती है, तो जब कोई भी प्रोडक्ट कंपनी से निकलता है, फर्म से निकलता है, तो उसकी एक लागत होती है, उसका एक मूल्य होता है। ठीक है, और ये वस्तुएं और सेवाएं कहाँ जाती हैं, परिवारों की तरफ जाती हैं। तो इधर हम परिवार के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम फर्म से जो चीज़ें निकल रही हैं इसके आधार पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। फर्म से जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ उनकी कीमत क्या है, इस आधार पर अगर हम जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे तो इसको बोलेंगे हम उत्पाद विधि। क्या बोलेंगे, उत्पाद विधि, क्योंकि यहाँ पर मेनली फोकस किस पे किया जा रहा है, प्रोडक्ट पे किया जा रहा है, वस्तुओं और सेवाओं पर किया जा रहा है। ऊपर वाले में जब हमने देखा था तो यहाँ पर व्यय पे मेन फोकस किया जा रहा था कि परिवारों का व्यय जो है वस्तुओं और सेवाओं खरीदने के लिए कितना किया जा रहा है। तो ऊपर के अगर हिसाब से, ऊपर वाले एरो के हिसाब से अगर हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो वो व्यय विधि है, और इसके नीचे वाला जो एरो है इसके आधार, जो कि फर्म से परिवार की ओर जा रहा है, इस आधार पर अगर हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो ये उत्पाद विधि है। ठीक है, अब इसके बाद में एक आई आपकी व्यय विधि। ठीक है, व्यय विधि तो हो गई, इसके बाद में आती है आय विधि। अब देखिए फर्में हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगी, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन फर्म अकेले नहीं कर सकती है, फर्म अकेले नहीं कर सकती है, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, सबसे पहले यहाँ पर बताया है, देखिए कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान कुछ मौलिक योगदानों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है। ये कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है, इन कंट्रीब्यूशंस में एक हिस्सा आपका मानवीय श्रम का भी है, मानवीय श्रम का भी है। तो परिवार जो होते हैं वो कारक सेवाएं प्रदान करते हैं, किसके लिए, फर्म के लिए। देखिए परिवार की तरफ से एरो जा रहा है फर्म की तरफ, और नीचे लिखा हुआ है कारक सेवाएं। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज, यानी यहाँ से परिवार जो है काम करेंगे फर्म में। ठीक है, अपना जो भी श्रम है उसका योगदान देंगे। तो जब यहाँ से कारक सेवाएं दी जाएंगी फर्म को, अब इसको आप सीधी भाषा में समझो कि परिवार के लोग अगर फर्म में काम कर रहे हैं, यहाँ पर परिवार में एक कह रहा हूँ लेकिन ये पूरे परिवारों की बात हो रही है, पूरे देश की पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ से लोग जो है एक काम करेंगे कहाँ पर, फर्म में, और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो इसके लिए फर्म को, इनको कुछ पैसा भी तो देना पड़ेगा। कोई भी आदमी अगर काम करने जाएगा किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, तो फ्री में तो जाएगा नहीं। अपनी सेवाएं अगर वो फर्म या कंपनी को दे रहा है तो उसके एवज में फर्म उसको कुछ पैसा देगी, उसको बोलेंगे हम कारक अदायगी। क्या बोलेंगे उसको हम, कारक अदायगी, क्योंकि कारक सेवाएं परिवार के द्वारा फर्म को दी गई हैं। अब फर्म का कर्तव्य ये बनता है कि भाई इन्होंने काम किया है तो इनको कुछ अदा किया जाए, इनको कुछ पेमेंट किया जाए। अदायगी का मतलब क्या है, पेमेंट। ठीक है, तो उन कारकों के लिए जो परिवार के द्वारा फर्म को दिए गए हैं, जो कारक सेवाएं परिवार के द्वारा फर्म को दी गई हैं, फर्म उसके लिए क्या करेगी, परिवार को कुछ पैसा देगी, उसको कुछ पेमेंट करेगी। तो इसके आधार पर
इसके आधार पर अगर हम जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे तो इसको बोलेंगे आय विधि, क्योंकि यहाँ पर फर्म के द्वारा परिवारों को कुछ आय दी जा रही है, कुछ पैसा दिया जा रहा है। तो ये तीन तरीके जनरली हो गए, व्यय विधि, उत्पाद विधि और आय विधि। आशा करता हूँ चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी और इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बचेगा नहीं, आज मैं बता रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग से देखेंगे। और मैं ये पहले ही कह चुका हूं, आप किसी भी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर चले जाइए जहां पर एनसीईआरटी को कवर कराया गया हो और इस चैप्टर को निकाल करके देखिएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं भाई सर्वश्रेष्ठ हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद देखा है यार। और इसको आप कोचिंग संस्था या ऐसे मत समझा कीजिए, क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ मैं भी आप लोगों के बीच में हूँ और मैं भी अपने लिए जो है नोट्स तैयार करता हूँ, पढ़ता हूँ, अपनी तैयारी करता हूँ। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपके लिए भी डिलीवर कर दूँ, मेरा जा क्या रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये जो है चैप्टर, ऐसी बात नहीं कि मैं डायरेक्टली बनाने लग जाता हूँ, पहले मैं देखता हूँ, मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, मैं भी यूट्यूब पर अलग अलग टीचर्स के द्वारा किस तरीके से चैप्टर को पढ़ाया गया उस चीज़ के बारे में देखता हूँ। और वहाँ से मुझे नहीं लगा कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगा जहाँ से मैं ये कह सकूँ कि एनसीईआरटी के इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा गया। पता नहीं कहाँ से कहाँ बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हुए चले जाते हैं, तो एक कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आई होंगी कि व्यय विधि, उत्पाद विधि और आय विधि क्या है, ठीक है। उस फ्लो चार्ट की सहायता से आप समझ पाए होंगे। इसको और विस्तार से समझिए। अगर हम व्यय विधि से जीडीपी की गणना करते हैं, अभी जीडीपी के ऊपर बात बाद में करेंगे, जीडीपी होती क्या है इसके ऊपर बात आगे बात होगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इसके बारे में आगे बात होगी। अभी तो थोड़ी बेसिक सी चीजें चल रही हैं। व्यय विधि से जीडीपी की गणना हम करेंगे तो उसका ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, C + I + G + X - M। तो यहाँ पर C I G X M ये क्या है, इनको समझिए। C + I + G + X - M, C क्या है, समस्त अंतिम उपभोग व्यय। देखिए सबसे पहला हम यहाँ पर जो लिख रहा है ना व्यय विधि, हम व्यय विधि के आधार पर जीडीपी की गणना कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ व्ययों की बात होगी। सी कैसा, सी भी व्यय है, आई भी व्यय है, जी भी व्यय है, एक्स जो है ये भी एक प्रकार का व्यय है और एम जो है ये भी एक प्रकार का व्यय है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यय के आधार पर हम जीडीपी की गणना कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों को समझिए। सी कौन सा व्यय है, पूरी इकोनॉमी में, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है। उपभोग पर जितना भी व्यय किया गया है वो पूरा का पूरा व्यय हम यहाँ पे रखेंगे। निवेश जितना भी किया गया है पैसे का, इन्वेस्ट जितना भी किया गया है उस व्यय को यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके अलावा जी का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा कितना व्यय किया गया इसको भी हम यहाँ पर जो है काउंट कर लेंगे। एक्स क्या है, ये निर्यात पर, एक्सपोर्ट पर, ठीक है, सॉरी निर्यात पर विदेशियों के द्वारा किया गया समस्त व्यय। यानी हम यहाँ से कुछ चीजें अगर बाहर के देशों में बेचेंगे, मतलब हमारे देश में कोई चीज जिसका प्रोडक्शन किया जा रहा है उसको हम किसी दूसरे देश में बेच रहे हैं या किसी विदेशी के लिए बेच रहे हैं, तो वहां से हमें पैसा मिलेगा तो वो हमारी इनकम में काउंट होगा, ठीक है। क्योंकि हम चीज़ों का क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। तो निर्यात पर पैसा कौन खर्च करेगा, विदेशी। और विदेशियों के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाएगा वो कहाँ पे आएगा, हमारी इकोनॉमी में। तो निर्यात पर विदेशियों के द्वारा किया गया जो समस्त व्यय है उसको भी ऐड किया जाएगा, लेकिन इसमें से एम को घटा दिया जाएगा। एम को क्यों घटा दिया जाएगा, क्योंकि ये व्यय जो है ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये है आयात व्यय, ठीक है। आयात व्यय, आयात व्यय में हमें पैसा, आयात जब हम करेंगे चीज़ों का तो पैसा हमारी जेब में आएगा नहीं, हमारी जेब से जाएगा। हम बाहर से कोई चीज़ खरीदेंगे, किसी दूसरे देश से कोई भी प्रोडक्ट मंगाएंगे तो पैसा जो है वो हमारी जेब में आया नहीं, जबकि हम चीज़ें खरीद रहे हैं तो वो पैसा हमारी जेब से बाहर गया, तो उसको अपनी इनकम से हम जो है निकाल देंगे, ठीक है। तो C + I + G + X ये सारी चीज़ें ऐड होंगी और इसमें से जो पैसा हमारी जेब से विदेश के लिए गया है उसको हम लेस कर देंगे। तो ये जो है कैलकुलेशन हो जाएगा आपका व्यय विधि के आधार पर जीडीपी का। उत्पाद विधि, उत्पाद विधि में जीडीपी गणना कैसे की जाएगी, अर्थव्यवस्था की जितनी भी फर्में जितनी भी फर्मों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उनके सकल मूल्य वर्धित का कुल योग कितना है, वो जो है उत्पाद विधि के आधार पर जीडीपी की कैलकुलेशन हो जाएगी। अब ये मूल्य वर्धित क्या है, जीवीए क्या है, इसके बारे में भी आगे बात करूंगा, क्योंकि मूल्य वर्धित को भी मैंने अलग से रखा है ताकि आपको चीजें समझ में आए। जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धित, ठीक है। तीसरी है आय विधि। आय विधि से जीडीपी की जब हम गणना करते हैं तो ये है WPIN और R। ये WPINR क्या है कि जो भी फर्म में किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, फर्म में किसी भी वस्तु सेवा का उत्पादन होता है तो उसके लिए 4 मौलिक योगदान होते हैं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। सबसे पहले क्या है, वेजेस। W का मतलब क्या है, वेजेस, ठीक है। आय यानी जो लोग काम करेंगे फर्म में उनके लिए एक इनकम दी जाएगी। आय विधि के आधार पर ही तो बात हो रही है, तो आय यहाँ पर किसकी होगी, यहाँ से जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा तो आय किसकी होगी, लोगों की, जो वहां पर काम करेंगे, अपना श्रम योगदान देंगे। दूसरा है आपका यहाँ से प्रॉफिट, ठीक है। डब्ल्यू के बाद में क्या आता है, प्रॉफिट। जो भी इंटरप्राइजेज होती हैं, जो भी कह सकते हैं उद्यम होते हैं, उनके लिए जो है यहाँ से प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा जो भी आपका पूंजी यूज करी जाती है,
वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में फर्म जिस पूंजी का प्रयोग करती है उस पूंजी पर एक आय जनरेट होती है इंटरेस्ट के रूप में, आई एन मतलब इंटरेस्ट के रूप में एक जो है आय जनरेट होती है, वो भी ऐड करी जाती है। इसके अलावा जिस भूमि पर उस कह सकते हैं फर्म को स्थापित किया जाता है, उस भूमि का भी एक किराया होता है, उस भूमि का भी एक लगान देना पड़ता है, रेवेन्यू देना पड़ता है, तो वो चीज़ भी इसमें ऐड होती है। तो WPINR इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके हम आय विधि के आधार पर GDP का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है WPIN और R जो क्या क्या थे वो यहाँ से आप देख पाएंगे। W है परिवारों द्वारा किसी विशेष वर्ष में प्राप्त मजदूरी और वेतन, ये उनकी आय हो गई। P हो गया टोटल प्रॉफिट, IN हो गया ब्याज अदायगी जो कि पूंजी के ऊपर दी जाएगी, R रेवेन्यू जो इस भूमि को यूज किया जा रहा है उसके आधार पर भी एक लगान दिया जाएगा, तो ये जो है क्या हो गया आपका रेवेन्यू हो गया। तो WPINR इन चारों को कैलकुलेट करके हम आय विधि के आधार पर GDP का कैलकुलेशन करते हैं। अब एक टर्म आया था थोड़ी देर पहले, मूल्य वर्धित, वैल्यू एडेड, ये क्या है? मूल्य वर्धित का मतलब है फर्म का निवल योगदान, निवल का मतलब होता है शुद्ध, नेट। ठीक है, तो फर्म का जो नेट कंट्रीब्यूशन होता है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उसको बोलते हैं मूल्य वर्धित। और मूल्य वर्धित निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्म का उत्पादन मूल्य, जो भी फर्म है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, पूरा उत्पादन का जो मूल्य है उसमें से फर्म के द्वारा चीज़ों को निर्माण के लिए जिन मध्यवर्ती वस्तुओं का यूज किया जा रहा है उसके मूल्य को उसमें से हटा दिया जाता है, तो क्या निकल आता है आपका मूल्यवर्धित निकल आता है। तो मूल्यवर्धित को भी हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक होता है आपका सकल मूल्यवर्धित जिसको आप GVA कहते हैं, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये कैसे निकाला जाता है कि मूल्यवर्धित में मूल्यह्रास को जोड़ दिया जाए, मूल्यह्रास मैंने आपको पहले ही बता दिया डेप्रिसिएशन, मूल्यवर्धित में मूल्यह्रास को जोड़ दिया जाए तो आपका सकल मूल्यवर्धित निकल आता है। निवल मूल्यवर्धित आपको निकालना हो, शुद्ध मूल्यवर्धित निकालना हो, नेट वैल्यू एडेड निकालना हो, तो इसमें से क्या करेंगे, जब शुद्धता के रूप में कोई चीज़ निकाली जाती है तो आप देखेंगे वहां पर भी जैसे आप देख रहे थे डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है, मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, तो आपका क्या निकल आता है, नेट वैल्यू एडेड निकल आता है। अर्थव्यवस्था में मूल्य वर्धित की गणना करते समय फर्म के उत्पादन का मूल्य लिया जाता है, ये याद रखेंगे। एक टर्म आता है आपका माल सूची, स्टॉक लिस्ट। ये स्टॉक लिस्ट क्या है, पहले इसकी परिभाषा समझिए, उसके बाद में मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से इस चीज को समझाऊंगा। अभिकृत निर्मित वस्तुओं या अर्ध निर्मित वस्तुओं या कच्चे मालों का कोई स्टॉक जो कोई फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष रखता है उसको बोलते हैं हम माल सूची, स्टॉक लिस्ट। ठीक है, जैसे मान करके चलिए कोई कंपनी है, कार बनाने वाली कोई कंपनी है, वो कारों का निर्माण करती है और उस कंपनी के पास में क्या है, 100 कारें हैं। क्या है, 100 कारें उसके पास पहले से हैं। अब किसी विशेष वर्ष के लिए वो कंपनी यह निर्णय लेती है कि हम किसी विशेष वर्ष के लिए 1000 कारों का प्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, 1000 कारों का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये जो है 100 कारें जो उसके पास पहले से ही हैं, मान करके चलिए उसको 1100 कारों की आवश्यकता है। ठीक है, तो 100 कारें उसके पास पहले से ही हैं, तो 100 कारें जो हैं इसका पहले से ही जो है मौजूद स्टॉक है, जो माल पहले से ही मौजूद है वो क्या है, उसका स्टॉक है। तो एक वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची में अगर हमको परिवर्तन निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, लगभग वो बराबर होता है वर्ष के दौरान फर्म जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन करेगी उसमें से वर्ष के दौरान फर्म के द्वारा बेची गई चीज़ों को घटा देंगे, तो जो बचा हुआ होगा वो माल सूची में परिवर्तन होगा या आपका माल सूची होगी, स्टॉक लिस्ट होगी। अब हम अलग अलग आधारों पर GDP का कैलकुलेशन करते हैं, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, जैसे आपका फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बेस प्राइसेस क्या होते हैं, मार्केट प्राइसेस क्या होते हैं, इनको समझिए। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है या ऐसे भी कोई टर्म आपके सामने आ सकता है कि मान करके चलिए कि साधन लागत पर आप GDP का कैलकुलेशन कीजिए, या साधन लागत पर GDP क्या होती है, बेस प्राइस पर GDP क्या होती है, मार्केट प्राइस पर GDP क्या होती है। तो इन तीनों टर्म को पहले समझिए, फैक्टर कॉस्ट, बेस प्राइस, मार्केट प्राइस, बहुत साधारण सी चीज़ है और कोई भी दिक्कत आपको यहाँ से आएगी नहीं। साधन लागत क्या है कि उत्पादन के साधनों को किया गया भुगतान, बिल्कुल सीधी भाषा में समझिए, कोई भी दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जिन साधनों की जरूरत पड़ रही है, जिन साधनों की आवश्यकता हुई है, जिनकी वजह से उत्पादन हुआ है, जिनकी सहायता से उत्पादन किया गया है, तो उनको जो पेमेंट दिया जाएगा उसको बोलेंगे हम फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत। जैसे मशीनें, ठीक है, रेंटिंग मशीन, मशीनों को हमने किराए पे लिया, एक्वायरिंग मशीनरी एंड लैंड, हमने ज़मीन ली जिस पर हमने फर्म स्थापित करी, हमने वहाँ पर मशीनरी को हायर किया तो उसके लिए भी हमने भुगतान किया। ठीक है, इसके अलावा चीज़ों और सेवाओं का जब उत्पादन हो रहा था तो वहाँ पर कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे थे तो उनको हमने पे किया, उनको हमने कुछ सैलरी दी। तो ये सारे कैसे हैं, इन्हीं की वजह से तो उत्पादन हुआ है, एम्प्लॉय हैं, मशीनरी है हमारी, ठीक है, हमारी भूमि है जिस पर फर्म स्थापित हुई है, तो इन सभी के लिए हमको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है, हमको कुछ ना कुछ इनके लिए पेमेंट देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फैक्टर कॉस्ट में काउंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया। तो इसमें प्रमुख रूप से 4 चीज़ें आ जाती हैं जिनके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ। किराया किसका,
किराया किसका? भूमि का किराया हो जाएगा यहाँ से आपका। मजदूरी, जो लोग काम करेंगे उनके लिए हमको मजदूरी देनी पड़ेगी। जो कैपिटल या पूंजी फर्म में लगाई जाएगी वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए, उस पूंजी पर हमको ब्याज देना पड़ेगा। और जो भी वहाँ पर काम कर रहे होंगे, जो भी व्यवसायी वहाँ पर काम कर रहे होंगे, जो भी इंटरप्राइजेज वहाँ पे काम कर रही होंगी, तो उनके लिए प्रॉफिट निकाल करके दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिल करके क्या बनाती हैं? आपकी फैक्टर कॉस्ट बनाती हैं। आधारिक कीमतें क्या होती हैं? आधारिक कीमतें समझने के लिए आपको फैक्टर कॉस्ट को समझना होगा। फैक्टर कॉस्ट में आपको पहले से बता चुका हूँ। फैक्टर कॉस्ट में आप प्रोडक्शन टैक्सेस को जोड़ दीजिए और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये तो समझाना नहीं है फैक्टर कॉस्ट क्या है। फैक्टर कॉस्ट क्या थी? मैंने आपको बता ही दिया है पहले। किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ये 4 चीजें याद रखें फैक्टर कॉस्ट के लिए। किराया, भूमि का किराया, लोगों की मजदूरी, ठीक है, और आपका जो पूंजी यूज करी जा रही है उसके लिए इंटरेस्ट या ब्याज, और जो भी इंटरप्राइजेज वहां पे काम कर रही हैं उनके लिए प्रॉफिट। किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ, ये चारों चीजें मिलाकर के क्या बनती हैं? आपकी फैक्टर कॉस्ट बनती है। तो इस फैक्टर कॉस्ट में हम प्रोडक्शन टैक्सेस को और जोड़ दें। यानी जैसे मान करके चलिए चीजों का उत्पादन हो रहा है, यहां पर 2 चीजें आएंगी, समझिएगा। एक आएगा आपका प्रोडक्शन टैक्सेस और एक आएगा प्रोडक्ट टैक्सेस। प्रोडक्शन टैक्सेस अलग होते हैं, उत्पादन पर जो कर लग रहे हैं वो चीज अलग है। उत्पादन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा चीजों का उत्पादन किया जा रहा है, और उत्पाद मतलब कोई वस्तु हो गई, उस वस्तु पर इंडिविजुअली टैक्स लग रहा है। तो ये 2 टर्म आएंगे इस पर, और इनको भी मैंने आगे विस्तार से एक्सप्लेन आपके लिए किया हुआ है। तो प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस अलग अलग हैं। ये प्रोडक्शन टैक्सेस हैं, ये प्रोडक्ट टैक्सेस हैं। यहाँ पर हमने साधन लागत को समझ लिया, फैक्टर कॉस्ट को समझ लिया, हम बेस प्राइस की बात कर रहे हैं। बेस प्राइस कैसे निकालेंगे? बेस प्राइस निकालेंगे फैक्टर कॉस्ट, जिसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा है। इस फैक्टर कॉस्ट में उत्पादन पर जो कर लगाया जाएगा उसको जोड़ेंगे, और उत्पादन पर जो सब्सिडी सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी मतलब जैसे आप जानते हैं, कोई आप सिलेंडर खरीद करके ला रहे हैं, 1200 का, 1300 का, 1400 का सिलेंडर आ रहा है, और सरकार आपको उस पर 200 रुपये सब्सिडी दे रही है। तो आपको सिलेंडर कितने में पड़ा? 1200 रुपये में। अगर 1400 का आ रहा है, 200 की सब्सिडी मिल गई, तो आपको सिलेंडर कितने में पड़ा? 1400 में तो नहीं मानेंगे उसको, क्योंकि 200 तो आपको वापस आई गई, तो 1200 में वो सिलेंडर पड़ा। तो जो चीज़ें लौट करके आ रही है, जो सब्सिडी लौट करके आ रही है, उसको घटा देंगे अपनी जो बेस प्राइस निकालने के लिए। तो इसमें फैक्टर कॉस्ट और प्रोडक्शन पर जितने भी टैक्सेस लगेंगे उनको जोड़ देंगे फैक्टर कॉस्ट में, और प्रोडक्शन सब्सिडी को इसमें से घटा देंगे, तो आपकी बेस प्राइस निकल आएगी। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है, इसमें भी सबसे पहले आपको क्या ध्यान, तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आप यही समझते हुए चलें। जैसे हमने सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट को समझा, फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ा, प्रोडक्शन सब्सिडी को हटाया, बेस प्राइस आ गया। अब बेस प्राइस आप समझ चुके हैं। अब बाजार कीमत निकालेंगे, मार्केट प्राइस निकालेंगे। तो मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बेसिक प्राइस जो हमने यहां से निकाला, इस बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट के टैक्स को जोड़ देंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट का टैक्स जो है ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे लगता है। जैसे आप बाजार से कोई चीज खरीद करके लाएंगे तो उसकी जो एमआरपी लिख रही होगी, तो आपने देखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ऐसे उस पर लिखा होता है एमआरपी इतनी, और ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो जो प्रोडक्ट है, जो भी सामान बना आ रहा है, चाहे ऐसा नहीं कि बल्क में बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल रिटेल में बात कर रहा हूं। चीजें जब रिटेल में देखी जा रही हैं, खुदरा मूल्य जो देखा जा रहा है वस्तुओं का, उस वस्तु पर प्रत्येक पर एक टैक्स लगता है, जो उसे उत्पाद कर के नाम से हम जानते हैं। तो उस बेसिक प्राइस में हम प्रत्येक वस्तु के प्रोडक्ट टैक्सेस को उसमें जोड़ देंगे, और प्रोडक्ट पर जो सब्सिडी हमको मिल रही है उसको घटा देंगे। इस तरीके से हमको मार्केट प्राइस मिल जाएगा। और मार्केट प्राइस को एक अलग तरीके से और निकाला जा सकता है, जैसे फैक्टर कॉस्ट जो सबसे पहले हमने देखी थी, फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट में अगर हम एनआईटी को ऐड कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष करों को अगर हम जोड़ दें, किसमें? डायरेक्ट फैक्टर कॉस्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, कुल अप्रत्यक्ष करों को अगर फैक्टर कॉस्ट में, साधन लागत में जोड़ दिया जाए, तब भी हमको बाजार कीमत मिल जाती है, मार्केट प्राइस मिल जाता है। क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे कि जो बाजार कीमत है इसमें ऑलरेडी ये सारी चीजें ऐड हैं। देखिए फैक्टर कॉस्ट से हमने स्टार्ट करा था, फैक्टर कॉस्ट आधारिक कीमत में पहले से ही ऐड है कि नहीं? देखिए यहाँ पे, और इधर बाजार कीमतों पे आए थे तो फैक्टर कॉस्ट जो बाजार कीमतों पे आए थे, तो आधारिक कीमतें इसमें पहले से ही ऐड है, बेसिक प्राइस पहले से ही ऐड है। तो बेसिक प्राइस में फैक्टर कॉस्ट ऐडेड है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है कि मार्केट प्राइस में दोनों ही की दोनों लागतें जो हैं आपकी, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट है, चाहे आपकी वो बेस प्राइस है, ठीक है, दोनों की दोनों इसमें ऐड हैं। और दोनों के दोनों में यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन के टैक्सेस हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट के टैक्सेस हैं, ये भी इसमें ऐड हैं। सब्सिडी तो वापस हो ही जाती है, तो सब्सिडी को तो यहाँ से घटा ही देंगे, तो सब्सिडी से कोई मतलब रहा नहीं। तो यहाँ पर केवल क्या बचे? यहाँ पर प्रोडक्शन टैक्सेस बचे, यहाँ पर प्रोडक्ट टैक्सेस बढ़े, जो कि अप्रत्यक्ष करों में आते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट में अगर हम डायरेक्टली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे, तो सीधी की सीधी हमारी मार्केट प्राइस निकल आएगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट और प्रोडक्शन टैक्सेस की बात हो रही थी, तो इनको और समझ लीजिए। प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होते हैं? ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किससे? वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होते हैं, अलग होते हैं। प्रोडक्शन पर जो टैक्सेस लगते हैं उसका कोई भी लेना देना नहीं होता कि चीज़ों का कितना
प्रोडक्शन हुआ, कितनी चीज़ों का निर्माण हुआ। और प्रोडक्शन टैक्सेस के एग्जाम्पल आप यहाँ से देखेंगे, लैंड रेवेन्यू, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस, टैक्स ऑन प्रोफेशन, ठीक है, जिस भूमि पर कोई भी फर्म स्थापित है उसका कितना रेवेन्यू है। इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी कितनी चीज़ों का उत्पादन कर रही है, लेकिन जिस जगह पर कंपनी बनी हुई है, जिस स्थान पर फर्म स्थापित की गई है, उसका एक रेवेन्यू देना पड़ेगा। उस रेवेन्यू का वस्तुओं के उत्पादन से कोई कनेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा जब कोई भी फर्म स्थापित करी जाती है तो उसमें स्टाम्प वगैरह का खर्चा होता है, उस फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए भी एक फीस पे करनी पड़ती है, ये भी प्रोडक्शन टैक्सेस के अंतर्गत आती है। टैक्स ऑन प्रोफेशन, ठीक है, जो प्रोफेशन होते हैं, व्यवसायी होते हैं, उनके व्यवसाय पर भी एक कर लगाया जाता है, व्यवसायिक कर इसको कहेंगे हम, टैक्स ऑन प्रोफेशन। तो इसका भी इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि किसी भी फर्म में कितना प्रोडक्शन चीजों का हो रहा है। तो लैंड रेवेन्यू, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस, टैक्स ऑन प्रोफेशन, ये सारी चीजें प्रोडक्शन टैक्सेस में काउंट करी जाती हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्शन टैक्सेस आप समझ गए। प्रोडक्शन टैक्सेस का मतलब क्या है कि इनका वस्तुओं के सीधे उत्पादन से कोई मतलब नहीं है। और प्रोडक्ट टैक्स की जब हम बात करेंगे तो ये पेड किया जाता है ऑन द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इट इज पेड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। जो भी चीज निर्मित की जा रही है, जिस भी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, उसके प्रत्येक यूनिट पर ये जो है प्रोडक्ट टैक्स दिया जाता है, उत्पाद कर लिया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे एक्साइज ड्यूटी होती है, सर्विस टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, ये सारी चीजें काय में आती हैं, ये आपकी प्रोडक्ट टैक्सेस में आती हैं। इसके बाद में एक अलग कॉन्सेप्ट आता है आपका। अब यहाँ से आप इतना तो समझ गए होंगे कि इतने सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में थे, तो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाता तो कम से कम 10 अलग अलग वीडियो बना सकता था और उससे बहुत सारे व्यूज मैं ले सकता था। लेकिन मेरा काम है आपको सही तरीके से चीजें प्रोवाइड करना, तो वही करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब आता है आपका सीपीआई और डब्ल्यूआई। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या है? सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सीपीआई मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई मींस होलसेल प्राइस इंडेक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आपने सुना होगा सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, डब्ल्यूपीआई मतलब थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल का मतलब है थोक, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई और इसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आर टू क्रूशियल मैट्रिक्स दैट हेल्प इन डिफाइनिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। ये इतने महत्वपूर्ण मैट्रिक्स हैं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, जो कि क्या काम करते हैं हमारी इकोनॉमी में। जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, उनकी जो मूल्य होते हैं, उनमें परिवर्तन जो होता है, उनकी कीमतों में जो परिवर्तन होता है, उसको डिफाइन करने में हमें हेल्प करते हैं। अब इनके बारे में जब हम अंतर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या है। ये वाला बॉक्स सीपीआई को दिखा रहा है, ये वाला बॉक्स आपका डब्ल्यूपीआई को दिखा रहा है। इट मेजर्स द चेंज इन रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सीपीआई क्या दिखाता है? सीपीआई दिखाता है कि रिटेल में, मतलब एक वस्तु विशेष पर, किसी वस्तु की बात की जा रही है या सेवा की बात की जाए, तो प्रत्येक वस्तु या सेवा पर जो चेंज हुआ है, किसका? कीमत का। कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा दिखाया जाता है। और इसको क्या दिखाया जाता है? चेंज इन प्राइस ऑफ गुड चार्ज बाय होलसेलर, ठीक है। तो यहाँ पर चीजों को बल्क में लिया जाता है। जैसे आप देखेंगे, आप मार्केट में जाते हैं, आपको जरूरत है एक टूथपेस्ट की, तो टूथपेस्ट की जरूरत है तो आप एक टूथपेस्ट लेकर के आएंगे या एक ट्रक भर के टूथपेस्ट लेकर के आएंगे? ये बताइए पहले, है ना। आपको किसी वस्तु की जरूरत है, जैसे मान करके चलिए आपको आवश्यकता पड़ गई साहब कि एक मुझे पैरासीटामोल चाहिए, मुझे बुखार आ रहा है, तो आप एक टैबलेट ले आएंगे। चलो, आप एक टैबलेट नहीं लेकर के आ रहे हैं तो आप एक टैबलेट की पूरी स्ट्रिप ले आएंगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 20 कार्टन लेकर के आ रहे हैं पैरासीटामोल के। तो दुकान वाला जो होगा, वो अपनी दुकान पर बेचने के लिए जब सामान लेकर के आएगा तो वो एक दो स्ट्रिप नहीं लेकर के आएगा, वो पूरा का पूरा कार्टन खरीद करके लाएगा। तो जब पूरी बल्क मात्रा में, ठीक है, एक बड़ी मात्रा में चीजों को जब खरीदा जाता है तो उसको होलसेल कहते हैं। और जब एक एक वस्तु अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम रिटेल, ठीक है, खुदरा वस्तु। तो जो सीपीआई होता है ये मापता है कि जो रिटेल प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें क्या चेंज हुआ। और डब्ल्यूपीआई है, ये मापता है कि जो बल्क में जितना भी गुड है, मतलब सामान है, ठीक है, होलसेलर के रूप में, उसमें कितना परिवर्तन हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है, डिफरेंस है, वो इन दोनों में क्या है कि ये जो सीपीआई है ये मंथली बेसिस पर रिलीज होता है कि किस तरीके से चीजों में परिवर्तन हुआ, और ये वीकली बेसिस पर रिलीज होता है, डब्ल्यूपीआई है। ये जो है सीपीआई, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाती हैं। सीपीआई दोनों में परिवर्तन देखता है,
वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन देखेगा, सेवा की कीमत में भी परिवर्तन देखेगा। लेकिन जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये केवल सामान के परिवर्तन में सामान की कीमत के परिवर्तन को ही आंकने का काम करता है। इसमें केवल सामान आता है, सेवाएं इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। इसका जो आधार वर्ष माना जाता है, बेस ईयर माना जाता है, वो वह वर्ष माना जाता है जो करंट में चल रहा होता है, कैलेंडर ईयर जो होता है, ठीक है, उसको इसका बेस ईयर माना जाता है। इसका बेस ईयर कौन होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष। इसका जो आधार वर्ष माना जाता है, उस समय चल रहे वित्तीय वर्ष को माना जाता है। ये जो है कैलकुलेट करता है इन्फ्लेशन के फाइनल स्टेज को। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई, ठीक है, इसके बारे में हम किसी अलग टॉपिक में बात करेंगे। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई है, और महंगाई की अंतिम स्थिति को कैलकुलेट करने का काम करता है CPI, और ये इन्फ्लेशन की फर्स्ट स्टेज को मापता है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, CPI और WPI में। अब यहां से बात करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में, क्योंकि अब आप सारी चीजों के बारे में आपको पता चल चुका है, सारी चीजों के बारे में आप जान चुके हैं। अब आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जितने भी टर्म आएंगे उनके बारे में सबके बारे में आपको पहले से ही पता है। नेशनल इनकम, एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एक देश में एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो होता है, जो कि उत्पादित की गई है एक इकोनॉमी में, उनको हम नेशनल इनकम कहते हैं, उसके मूल्य को नेशनल इनकम कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी टर्म आएंगे उन सभी के बारे में आपको पहले ही पता चल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें यहाँ नहीं होगी। अंतिम वस्तु क्या होती है आपको पता ही है, पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। कुछ की पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में मापा जाता है, ठीक है, करेंसी में मापा जाता है। घरेलू सेवाएं जो होती हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज होती हैं, जैसे मान करके चलिए महिलाएं घर में कपड़े धो रही हैं, खाना बना रही हैं, इनको कोई भी पारिश्रमिक नहीं मिलता है, इनको कोई भी पेमेंट नहीं मिलता है, तो इनको घरेलू सेवाओं को जो है हम अपनी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियां जो होती हैं, अंश पत्र हो गए, ऋण पत्र हो गए, इनका खरीदा बेची जो होती है, इनको भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करा जाता है। सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य इसमें सम्मिलित होता है। मान करके चलिए हमारे देश का कोई निवासी है और विदेशों में जो है वह वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है, तो उसका जो मूल्य होगा वो उसको नेशनल इनकम में हम काउंट जरूर करेंगे, ठीक है। हस्तांतरण भुगतान जो होता है, जैसे सरकार पेंशन देती है, ठीक है, लोगों को पेंशन दे रही है, वजीफा दे रही है, छात्रों को कुछ भत्ते वगैरह दिए जा रहे हैं, तो इनको भी जो है नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। इतिहास की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में। इनकी एक बुक थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने उस टाइम पर जो प्रति व्यक्ति आय बताई थी भारतीय लोगों की, 20 रुपये बताई थी। 1931-32 में राष्ट्रीय आय की व्यवस्थित गणना किसके द्वारा की गई? डॉक्टर वी राव के द्वारा की गई। 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। इसके अन्य सदस्य थे एन गाडगिल और वी राव। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का काम किसका है? CSO का है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का है, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है उसका कार्य है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। इसकी स्थापना हुई थी CSO की 1951 में। हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है। 2019 में NSSO और CSO मिलाकर के क्या बना दिया गया है? NSO बना दिया गया है, ये याद रखिएगा। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, चालू कीमतें, स्थिर कीमतें, ये क्या होती हैं इनको समझिए। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, राष्ट्रीय आय का प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापन, यानी बाजार में जो रेट चल रहे हैं, जो मूल्य चल रहे हैं, उन कीमतों को चालू कीमत कहा जाता है। उन पर अगर नेशनल इनकम को काउंट करेंगे, ठीक है, तो जो है वो होगी चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। और चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को हम मौद्रिक आय भी कहते हैं, ठीक है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या है? एक लेखा वर्ष के दौरान, एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के सामान्य नागरिकों के द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा, जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाएगा, उसको बोलेंगे हम आपका स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। वर्तमान में जो आधार वर्ष माना जा रहा है वो क्या है? 2011-12 है, ठीक है। और इसे ही वास्तविक राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, रियल नेशनल इनकम भी इसको कहा जाता है, स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं अब बारी बारी देखेंगे। GDP क्या होती है, NNP क्या होती है, NDP क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। इसको GDP कहा जाता है, फुल फॉर्म है इसकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक वित्तीय वर्ष, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में, यहां पर टर्म को याद रखेंगे, घरेलू सीमा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं घरेलू उत्पाद के बारे में, तो यहां पर घरेलू सीमा का ध्यान रखा जाएगा। एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं, चाहे वो हमारे देश का निवासी है,
चाहे किसी अन्य देश का निवासी है लेकिन हमारे देश में चीज़ों का उत्पादन कर रहा है, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, पैसे में उनकी जो कीमत होगी, मौद्रिक मूल्य जो होगा, उसको बोलेंगे हम जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। समझ गए? एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर, देश की जो घरेलू सीमा है, देश की जो कह सकते हैं टेरिटरी है, उसके अंतर्गत हमारे देश के लोगों के द्वारा या किसी अन्य देश के लोगों के द्वारा जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, उन वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा, पैसे में उनकी जितनी वैल्यू होगी, वो हमारे देश की जीडीपी कहलाएगी। ठीक है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर एक यूज की जाती है, हमारी ग्रोथ रेट क्या है इकोनॉमी की। तो ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है? जीडीपी में प्रतिवर्ष जितनी परसेंटेज की वृद्धि हो रही है उसको बोलते हैं हम अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर। जीडीपी के त्रैमासिक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, 1996 से स्टार्ट हुई थी, 96-97 से, और सीएसओ के द्वारा ये प्रकाशित किए जाते हैं, इसको भी याद रखेंगे। तो जीडीपी आपकी समझ में आ गई। जीडीपी का मतलब है किसी देश की सीमा के भीतर देश के निवासी या अनिवासी के द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उन सभी का अंतिम रूप से जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, मौद्रिक मूल्य होता है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो ये हो गया सकल। सकल, शुद्ध, सकल, शुद्ध, ये चीजें आती जाएंगी, इनको याद रखिएगा। सकल का मतलब है ग्रॉस, मतलब टोटल, पूरा। और वो शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट शुद्ध अगर घरेलू उत्पाद को देखेंगे तो इसमें फिर वही चीज़ है, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था। जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में भी कुछ कमी आती है, मूल्यह्रास भी होता है, तो उस मूल्यह्रास को घटा दो। एक वित्तीय वर्ष का जो मूल्यह्रास है, डेप्रिसिएशन, उसको घटा दो तो शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल करके आ जाएगा। तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें पहले ही आप पढ़ करके चले आ रहे हैं वहाँ पर। तो इसी वजह से मैं एक बेस बनाते हुए चल रहा था स्टार्टिंग से, तो उस बेस को बना करके आए तो यहाँ पर चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। शुद्ध घरेलू उत्पाद, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दो, मूल्यह्रास को घटा दो, एनडीपी आ जाएगा। इसके बाद में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपने देखा, जब आपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखा था तो वहां पर एक शब्द आया था घरेलू, डोमेस्टिक। तो वहां पर हमने क्या समझा कि घरेलू सीमा में, ठीक है, वहां पर एक बाउंडेशन ये था कि जो प्रोडक्शन है वस्तुओं और सेवाओं का, वो घरेलू सीमा में होना चाहिए, देश की सीमा के भीतर होना चाहिए। तो वहां पर राष्ट्रीयता का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। यहां पर हम बात कर रहे हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, जीएनपी की। तो यहां पर क्या ध्यान रखा जाएगा? यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा कि देश के नागरिकों के द्वारा विदेशों में कितनी आय अर्जन की जा रही है, विदेशियों द्वारा देश में कितनी आय अर्जित की जा रही है। तो जीएनपी जब हमको निकालना होगा तो उसको जीडीपी में क्या करेंगे? जो जीडीपी हमने पहले देखा है, उस जीडीपी में देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में अर्जित आय, उसको जोड़ दिया जाएगा, और हमारे देश में, ठीक है, विदेशियों के द्वारा जो आय अर्जित की जा रही है उसको घटा दिया जाएगा। तो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के नागरिक जो हैं विदेशों में भी काम कर रहे हैं, वहां पर भी वो जो है पैसा कमा रहे हैं, तो वहां पर जो वो पैसा कमा रहे हैं वो भी तो हमारे देश में ही लेके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं। तो देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में जो आय अर्जन किया जा रहा है उसको जीडीपी में जो है जोड़ देंगे, और हमारे देश में जो काम कर रहे हैं विदेशी, वो यहाँ से पैसा लेकर के अपने देश में जा रहे हैं, तो उनके पैसे को घटा दिया जाएगा जीडीपी में से। ठीक है, तो ये जो है निकल करके जो आएगा आपका, ये आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एक्स और एम बराबर हुए, मतलब हमारे देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में अर्जित आय और विदेशी किसी नागरिक के द्वारा हमारे देश में अर्जित आय, अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं तो जीडीपी और जीएनपी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखेंगे x माइनस एम है और x और m बराबर हैं, तो दोनों खत्म हो जाएंगी, तो केवल जीडीपी बचेगी। तो जीडीपी और जीएनपी कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। क्लोज्ड इकोनॉमी जो होती है ना, बंद अर्थव्यवस्था, उसमें x माइनस एम बराबर 0 होता है। x माइनस एम बराबर 0 क्यों होता है? क्योंकि ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, क्लोज्ड इकोनॉमी, जहां किसी भी बाहरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ में कोई आयात और निर्यात नहीं होता है। तो न तो हमारे देश का कोई व्यक्ति बाहर जाकर के काम करेगा और ना ही बाहर का कोई व्यक्ति हमारे देश में आके काम करेगा। ठीक है, तो जीडीपी और जीएनपी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो है जीडीपी और जीएनपी यानी सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होते हैं, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी में होते हैं। इसके बाद में आता है आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अभी हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालेंगे जब शुद्ध निकाला जाता है, जब नेट चीजें निकाली जाती हैं तो उसमें से डेप्रिसिएशन को ही लेस करते रहो। वहां पे हमने सकल घरेलू उत्पाद देखा था, फिर उसके बाद में हमने शुद्ध घरेलू उत्पाद देखा था। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद हमने जब निकाला था तो जीडीपी में से हमने डेप्रिसिएशन को घटा दिया था। अभी हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात की, अब हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहे हैं। तो जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हम निकालेंगे तो जीएनपी में से यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। ठीक है, मूल्यह्रास को घटा देंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। यह किसी अर्थव्यवस्था की आय को दर्शाने की सबसे अच्छी अवधारणा है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।
ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की आय से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे उसकी मात्रा हो, उसकी गुणवत्ता क्वालिटी की बात हो, मूल्यह्रास की बात हो, बाहरी शक्ति की बात हो, इसमें सभी चीज़ों का स्पष्टीकरण किया जाता है। जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, तो जो हमारा एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय का आकलन हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होती है? साधन या कारक लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे एनएनपी, इसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, तो फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी का जो वैल्यू होता है उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। एनएनपी आपने समझ लिया, साधन लागत, कारक लागत क्या है, बेस प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, इसके बारे में पहले ही बता के आपको आ रहा हूं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क दिमाग में आना नहीं चाहिए। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, साधन लागत क्या होती है, कारक लागत क्या होती है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय आय को हम समझ रहे हैं, राष्ट्रीय आय क्या है? फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी की वैल्यू ही नेशनल इनकम कहलाती है। तो यहां पर एक फॉर्मूला दिया गया है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी नीचे लिखा हुआ है ना, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको आप निकालेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे? एनएनपी मार्केट प्राइस पर। अब मार्केट प्राइस भी मैंने आपको पहले बताया है, अगर आपको कारक लागत पर, साधन लागत पर या फैक्टर कॉस्ट पर नेट नेशनल प्रोडक्ट का आकलन करना है, तो मार्केट प्राइस पर जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट पर। इसे ही हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। या इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, आपसे ये पूछा जाए कि सब राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे होगा, तो राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे निकालेंगे आप? नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर, ठीक है, मार्केट प्राइस पर, बाजार मूल्य पर जो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा उसमें से अप्रत्यक्ष करों को घटा करके सब्सिडी को जोड़ दिया जाएगा, नेशनल इनकम आपकी निकल आएगी। ठीक है, साधन या कारक लागत, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, डबल हो गया यहाँ पर। किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता द्वारा कारकों के लिए जो किया गया भुगतान होता है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आपका ब्याज, मजदूरी, रेवेन्यू, वो सारा जो प्रॉफिट वगैरह था, वो सारी चीजें फैक्टर कॉस्ट के अंतर्गत आती हैं। उत्पादन की साधन लागत जो फैक्टर कॉस्ट होती है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे। लास्ट में मैंने आपको बताया था ना बाजार लागत के बारे में, बाजार लागत, उत्पादन की जो साधन लागत है, फैक्टर कॉस्ट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें जोड़ देंगे, तो ये मार्केट कॉस्ट बन जाएगी, बाजार लागत बन जाएगी। बाजार लागत क्या है कि जो प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलता है ना, तो वो मार्केट प्राइस पर ही निकलता है, कह सकते हैं बाजार लागत पर ही निकलता है। अब चालू मूल्य, करंट प्राइस, किसी प्रोडक्ट का अधिकतम बिक्री मूल्य जो होता है, जैसे आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीद करके लाएंगे तो उस पर एक चीज लिखी होगी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी, उसी को हम चालू मूल्य बोलते हैं, करंट प्राइस कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, इसके बाद में व्यक्तिगत आय आती है, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम निकालेंगे तो पर्सनल इनकम कैसे निकाली जाएगी? राष्ट्रीय आय में से निगमों का जो लाभांश होगा, इंटरप्राइजेस का जो प्रॉफिट होगा जिसके बारे में बात कर रहे थे, उसको घटाएंगे, निगम कर को घटाएंगे, सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा भुगतान किया जाएगा उसको घटाएंगे, सरकारी हस्तांतरण भुगतान जैसे वजीफा वगैरह, आपका पेंशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसको जोड़ देंगे, और व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान को भी जोड़ देंगे। तो इस पूरे फॉर्मूले के बाद में जो वैल्यू निकल करके आएगी वो व्यक्तिगत आय होगी। व्यय योग्य आय या वैयक्तिक आय या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है? वैयक्तिक आय में से वैयक्तिक प्रत्यक्ष कर को घटा दें, मतलब जो टैक्स आप दे रहे हैं अपनी इनकम में से अपने टैक्स को घटा दें। प्रत्यक्ष कर की यहाँ पर बात हो रही है, डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, तो हमारी जो आय होगी वो कैसी होगी? व्यय योग्य आय। जैसे एक व्यक्ति आज नौकरी कर रहा है, एक आदमी आज कहीं पर जॉब कर रहा है, तो जॉब मान करके चलिए वो कितना भी पैसा कमा रहा है, अगर उसकी आय जो है वो कैसी है, उसकी आय जो है वो इनकम टैक्स के एरिया में आ रही है, इनकम टैक्स के क्राइटेरिया में अगर उसकी आय आ रही है, तो उसकी व्यय योग्य आय, मतलब ऐसी आय जिसको वो अपने उपभोग पर खर्च कर सकता है, वो आय कैसे निकालेंगे? आप अपनी आय में से भैया टैक्स को निकाल दो, जो गवर्नमेंट को टैक्स देना है, आपको इनकम टैक्स देना है, उसको निकाल दो, जो बची कुची होगी वही आय तो आपकी ऐसी होगी जिसको आप अपने ऊपर उपभोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिना टैक्स दिए सारी की सारी इनकम को आप खा गए, है ना। तो जब व्यय योग्य आय होती है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होती है, वो वैयक्तिक आय में से अपना जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सबको देने पड़ते हैं। आप जो भी सामान खरीद के लाएंगे मार्केट से, उस पर आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना ही देना है। आपको नहीं लग रहा होगा कि आप टैक्स देकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप जो भी सामान खरीद करके आ रहे हो आप उस पर टैक्स दे करके आ रहे हैं। तभी तो आपने न्यूज़ पर लोगों को चिल्लाते हुए देखा कि हे हमारे टैक्स का पैसा है, आप ऐसा नहीं कर सकते, नेताओं से बहसें होती रहती हैं, वो आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे आपका जो इनकम टैक्स होता है आपका, जो आप पे करते हैं,
गवर्नमेंट को, वो आपका प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। तो वैयक्तिक आय में से वैयक्तिक प्रत्यक्ष कर को काट दिया जाए तो जो इनकम बचेगी वो आपकी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बचेगी। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधियां मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। लेकिन यहाँ पर उसके थोड़े अलग कॉन्सेप्ट के साथ में चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से और समझ लीजिए। जैसे उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि की बात करी जाए तो नेशनल इनकम का जो कह सकेंगे कैलकुलेशन होगी तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र से समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य का योग होगा और उत्पादन के सभी क्षेत्रों की जो आय होगी वो नेशनल इनकम होगी उत्पाद विधि के आधार पर। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चाहे प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की, टर्सरी सेक्टर की, इन तीनों सेक्टर से जितनी भी चीज़ों का उत्पादन हो रहा है उन सभी का मूल्य, ठीक है। आय विधि में मैंने आपको पहले ही बताया लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ठीक है। उत्पादन के इन सभी साधनों से जो इनकम मिलेगी उसको हम नेशनल इनकम बोलेंगे। व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है, ठीक है, इसको भी मैंने पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से कॉन्सेप्ट कुछ अलग थे तो इसको मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। क्लोज्ड इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम होती है वो उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय, इसको ऐड किया जाता है। ओपन इकोनॉमी में यानी जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो नेशनल इनकम होती है उसमें कैसे दिखाया जाता है कि उपभोग व्यय, निवेश व्यय, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें पहले मैंने आपको फॉर्मूले की सहायता से बताया था तो इसमें थोड़ा सा और आपको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय, निर्यात को इसमें हम ऐड करेंगे, आयात को इसमें से घटा देंगे, ये तो बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार की वस्तुओं पर किया गया व्यय जो होता है उसका कुल योग यहाँ पर लिया जाता है। बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात होता नहीं है, ना तो हम किसी देश को निर्यात करते हैं ना किसी देश से आयात करते हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से हटा दी जाती हैं क्योंकि निर्यात आयात बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो केवल उपभोग व्यय, निवेश व्यय और सरकारी व्यय बचता है। और खुली अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात होता है तो निर्यात को जोड़ेंगे, जो हम बाहर के देशों में चीज़ों को बेच रहे हैं उसको ऐड किया जाएगा उसकी इनकम को, और जो हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके लिए हम जो पैसा पे कर रहे हैं उसको हम लेस कर देंगे। तो ये ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी में व्यय विधि के आधार पर नेशनल इनकम का कैलकुलेशन यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट आपका टॉपिक बचा है आज का जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विकास आकलन में समस्या। यहाँ मुख्य प्रश्न ये है कि जब हम जीडीपी का आकलन करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर काफ़ी ज़्यादा है, या हम ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, या हम ये कहते हैं कि हमारी जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है, तो जीडीपी का लगातार बढ़ना, जीडीपी में वृद्धि होना, क्या यह इस बात को क्लियरली बता देता है कि देश के जितने भी निवासी हैं, देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो भी विकास की अवस्था में हैं या उनका भी विकास हो रहा है, उनका भी कल्याण हो रहा है? तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जीडीपी के बढ़ने से यह तय नहीं किया जा सकता कि किसी भी देश में रहने वाले लोगों की सभी की जो स्थिति है, सभी की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर रही है। कारण है इसका कि देश के जीडीपी में वृद्धि हो रही हो तो कल्याण में उसके अनुसार वृद्धि नहीं हो सकती है, कल्याण में उसके अनुसार वृद्धि नहीं हो सकती है। जैसे मान करके चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहाँ से एग्जाम्पल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, चलिए ठीक है। मान करके चलिए एक देश है, उस देश में 4 लोग रहते हैं, ठीक है, और इन चारों की जो इनकम है मान करके चलिए 10-10 रुपये है, 10 10 10 10, तो देश का कुल जो कह सकते हैं इनकम हो गया, देश का जो कुल जीडीपी हो गया वो 40 रुपये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे एक दूसरा देश है, इसमें भी जो है 4 लोग हैं। अब मान करके चलिए यहाँ पर 2 लोग ऐसे हैं बेचारे जिनके पास में कुछ नहीं है, और 2 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम है 20 और 20, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, देखिए आपका जीडीपी 40, यहाँ पर भी क्या है जीडीपी 40, ठीक है। तो जीडीपी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर समान रूप से वितरण है, सभी की स्थिति बढ़िया है, और यहाँ पर आप देखेंगे 2 लोगों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन जीडीपी फिर भी 40 है। तो यहाँ से मैं एक आपको आइडिया देने का प्रयास कर रहा हूँ कि जीडीपी से कभी भी ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता कि अगर जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो देश के लोगों के कल्याण में भी वृद्धि हो रही है, देश के लोगों के विकास में भी वृद्धि हो रही है, तो ये एक गलत तरीका है, ठीक है। इसके अलावा गैर मौद्रिक विनिमय भी होते हैं हमारी इकोनॉमी में, यानी बहुत से ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, बहुत से ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर मौद्रिक मूल्यांकन चीज़ों का नहीं हो पाता। अनेक कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पर मुद्रा का प्रयोग न करके वस्तु विनिमय का काम किया जाता है, और वस्तु विनिमय में क्योंकि मुद्रा का कोई भी रोल नहीं रहता, ठीक है, वस्तु विनिमय में क्योंकि मुद्रा कोई रोल नहीं रहता तो इसको जीडीपी में भी काउंट नहीं किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं तो हमारी आर्थिक क्रियाकलापों का हिस्सा, लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जीडीपी का आकलन है उसमें पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि परिशुद्धता देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा घरेलू कार्य जितने भी होते हैं, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, ये सारी जो है जैसे महिलाएं जो होती हैं वो इन कामों को करती हैं, लेकिन इनके लिए उनको कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाता और इनको किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं दिया जाता। तो ये पेमेंट जब इनको दिया जाता नहीं है तो ये काम भी जो है हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी लोगों के विकास का ठीक तरीके से आकलन नहीं किया जा सकता है। तीसरा कारण है जिसको हम बाह्य कारण की कैटेगरी में रख सकते हैं, जैसे इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं किसी फर्म या किसी व्यक्ति का लाभ या हानि को जोड़कर इससे देखते हैं जिससे कि दूसरा पक्ष प्रभावित होता है। जैसे मान करके चलिए कोई कंपनी है,
और उसमें बहुत सारे केमिकल्स बनाए जा रहे हैं, या मान करके चलिए कीटनाशकों को बनाने वाली कोई कंपनी है, तो बहुत सारे कीटनाशक वो बनाएगी जो कि हमारे खेतों में यूज किए जाएंगे, हमारी फसलों में यूज किए जाएंगे। तो जो प्रोडक्ट वो कंपनी बनाएगी, तो नो डाउट इससे हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो होगा, लेकिन उसके जो अवशेष निकलेंगे उस फैक्ट्री में जो कीटनाशकों को बनाया जा रहा है, उससे जो भी वेस्टेज निकलेगा, उससे हमारी नदियाँ प्रदूषित होंगी, हमारे तालाब प्रदूषित होंगे, ठीक है, हमारे जो भी संसाधन है वो जहरीले टॉक्सिक बनते चले जाएंगे। तो एक तरफ हमारा नुकसान भी हो रहा है। तो हमने केवल काउंट क्या किया, हमने उस फैक्ट्री से कीटनाशकों का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी यूज़ हो रहा है, बाहर के लिए भी उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो उससे हमारी जीडीपी में तो वृद्धि हुई, जीडीपी में तो उसने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उस जीडीपी में कंट्रीब्यूट के साथ साथ उसने हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज को खराब भी किया, हमारी बहुत सारी चीज़ों में उसने नुकसान भी किया। उसके लिए कोई भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो उसको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, उसको अपनी जीडीपी में से लेस ही नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण है जो बाह्य कारण के अंतर्गत रखा जाता है, जो कहीं ना कहीं जीडीपी के विकास आकलन में एक बड़ी समस्या के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो यहाँ से ओवरऑल ये जो आपका टॉपिक है लास्ट वाला, ये यही बताने का प्रयास कर रहा है कि जीडीपी में वृद्धि हो रही है या किसी देश की जीडीपी ग्रो कर रही है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी लोगों का कल्याण हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जीडीपी की कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, उनको देखा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन। आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आशा करता हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको यहाँ से मिली होंगी। और जिन लोगों ने भी मेंबरशिप ले रखी है चैनल की, उनके लिए आज शाम को ये पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा बिल्कुल भी, और इसको रिवाइज करते रहिएगा। और मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको अलग से कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरे पास स्टैंडर्ड बुक भी थी इसकी, तो वहाँ से भी मैंने रेफरेंस लिया था, तो मुझे नहीं लगा कि इस पूरी पीडीएफ में जिसमें बात की गई है नेशनल इनकम की, जीडीपी की, इसके अलावा कोई अलग से कॉन्सेप्ट या कोई अलग से चीज़ पढ़ने की आपको ज़रूरत होनी चाहिए। तो मैं नहीं मानता कि इसके अलावा आपको कुछ चीज़ पढ़ने की ज़रूरत होनी चाहिए। इसी को आप अपने जैसे जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आप जो भी करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं इकोनॉमी से जुड़े हुए, उन पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट इसके अलावा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँ, और वही काम करने का मैंने प्रयास किया है। वीडियो देखने के बाद में, क्लास देखने के बाद में अपना रिव्यू, रिस्पॉन्स, फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, नीडी पर्सन है, उनके लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।